हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सही स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 37 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। यहाँ पे बात की है, जैसे हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो कॉलिंग के दौरान हम क्या करते हैं, बेसिकली कोई भी फंक्शन का नाम देते हैं। ऐसे मान लेते हैं मैंने ऐड का एक प्रोग्राम बनाया था, एक फंक्शन बनाया था। फंक्शन के बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पैरेंथेसिस होते हैं उनके बीच हम क्या करते हैं, उनके बीच हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 10 और 20 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो जो ये 10 और 20 है, ये क्या है हमारे पास, ये क्या बन जाते हैं हमारे पास, ये दोनों के दोनों सर हमारे आर्गूमेंट्स हमारे बन जाते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है, तो वही लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। तो इनसाइड द पैरेंथेसिस और फंक्शन नेम के जस्ट बाद हम क्या करते हैं, फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, आर्गूमेंट्स को डिफाइन करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, आर्गूमेंट हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ना। लास्ट टाइम मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था, आर्गूमेंट और पैरामीटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आपने काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया था, है ना। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब आप डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे लिखा है द स्टेटमेंट इज यूज टू लेट अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू। मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हम लिखते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो फंक्शन है वो क्या करता है, कोई ना कोई वैल्यू हमें रिटर्न करने का काम करता है। तो कौन सी लाइन है जो बेसिकली आप यूज़ करते हो, तो सर इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट को, है ना। जैसे हमने काफ़ी बार जो फंक्शन है वहाँ पे हमने मतलब रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ किया हुआ है। लाइक जैसे हम लास्ट टाइम हमने एग्जांपल पढ़ा था कि जब हम पीएचपी के अंदर जैसे कोई फंक्शन पढ़ते हैं, तो जब हम किसी फंक्शन को एक तरीके से डिक्लेयर या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं उसको डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मुझे एडिशन का फंक्शन बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड लिखना पड़ता है फंक्शन। फंक्शन के बाद मुझे फंक्शन का नाम देना पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने ऐड यहाँ पे दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे वो डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा जो फंक्शन है वो किस टाइप का जो वैल्यू है या फिर किस टाइप का डाटा है वो होल्ड करेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं वो इंट मैंने ए कर दिया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंट बी कर दिया। और यहाँ पे हम पीएचपी पढ़ रहे हैं, तो पीएचपी में हमें क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ना, डॉलर ए कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डॉलर बी यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने सिंपल बोला कि मैंने एक डॉलर सी बनाया। डॉलर सी क्या करेगा, डॉलर ए प्लस डॉलर बी, मतलब दो जो मेमोरीज हैं इन दोनों को क्या करेगा, प्लस करेगा। और प्लस करने के बाद ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, हमारे सी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो ऐसे करके मैंने एक सिंपल सा एक फंक्शन बना दिया, किसमें, हमारे पीएचपी के अंदर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड यूज़ किया, कौन सा, रिटर्न का, या फिर एक रिटर्न स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे यूज़ की। इसका मतलब है कि जब भी हमारे पास ये जो फंक्शन है वो चलेगा, कौन सा फंक्शन, ऐड का फंक्शन जब चलेगा, सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा ऐड फंक्शन यहाँ पे तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, नीचे मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया और ऊपर मैंने क्या किया, इस फंक्शन को बाद में कॉल भी कर लिया। तो कॉल करने के बाद यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 10 और 20। तो यहाँ पे जब ये फंक्शन चलेगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 और 20 आ जाएगी। तो यहाँ पे 10 + 20 हो जाएगा। तो सी में जो हमारा मेमोरी है वहाँ पे कितना डाटा आ जाएगा, जो सी मेमोरी है वहाँ पे डाटा हमारा कितना बन जाएगा, 30 हमारे पास बन जाएगा। और रिटर्न सी का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है वो बाद में जिस भी फंक्शन के अंदर या फिर फंक्शन के बाहर हमने इसको बुलाया होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक तरीके से सेव कर देंगे। तो मान लेते हैं मैंने इसको बाहर डॉलर रिजल्ट के अंदर इसको बुलाया है, कि जो भी रिटर्न आएगा, जो भी इस फंक्शन का आंसर आएगा, वो मुझे कहाँ पे सेव करना है, मुझे इस मेमोरी के अंदर सेव करना है ना। तो जो भी रिटर्न होके आएगा वो कहाँ पे सेव हो जाएगा, रिजल्ट नाम की एक अलग से मेमोरी है उसके अंदर वो जाके स्टोर हो जाएगा। तो वही लिखा है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो आपके फंक्शन को बताती है कि आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करके वापस भेजनी है, तो वो हमारी रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, रिटर्न, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, है ना। बाकी ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं डिटेल में कि एक्चुअल में कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, जस्ट आपकी रिवीजन के लिए। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पुट किए जाते हैं, तो आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द फॉर्म डाटा इज सेंड विद द मेथड। ये अभी आपने अभी तक पढ़ा नहीं हुआ है ना। हमने जो बेसिकली दो टॉपिक्स थे जो मैंने बोला अभी वो हमारे पेंडिंग है पीएचपी के। एक तो हमारा फॉर्म का पेंडिंग बचा हुआ टॉपिक, और एक हमारे पास फॉर्म के रिगार्डिंग एक हमारे पास जो फंक्शंस आते हैं, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होती हैं। तो दो चीज़ें हैं जो पेंडिंग हमारी रहती हैं, तो वो मैंने बोला था कि हम उसको भी जल्दी ही कवर करने का ट्राई करेंगे। तो उसी में से एक क्वेश्चन बनता है, एक हमारे पास फॉर्म का। जब आप पीएचपी के अंदर कोई भी अपना फॉर्म बनाते हैं, तो उस फॉर्म में आप क्या करते हो, उस फॉर्म के थ्रू आप जब भी डाटा भेजते हो, तो डाटा भेजने के कितने तरीके होते हैं, तो दो तरीके होते हैं। मान लेते हैं आप अभी क्या करते हो, आप अपने जेओआईटी का अपना फॉर्म भरा,
है ना। तो इसमें अपना नाम डालते हो, अपना मोबाइल नंबर डालते हो, मतलब जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सारी आप डालते हो। तो जब ये डालने के बाद आप उसको सेव करते हो और सेव और नेक्स्ट करते हो, तो इसका मतलब है वो डाटा कहाँ पे जाता है, हमारे सर्वर के पास जाता है। तो जो डाटा आपके सिस्टम से या फिर आपके ब्राउज़र से सर्वर के पास जाता है, इसको भेजने के हमारे पास क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। वो लिखा है अ फॉर्म डाटा इज सेंट विद द मेथड, मतलब ऐसा कौन सा तरीका है या फिर कौन सा मेथड है या फिर कौन सा फंक्शन है जिसके थ्रू क्या होता है, आपका आपने जो डाटा यहाँ पे एंटर किया होता है वो कहाँ पे जाता है, सर्वर के पास जाता है, ताकि सर्वर में फर्दर हम उस डाटा को डाटाबेस के अंदर सेव कर पाएं। तो वो मेथड हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक मेथड हम पढ़ेंगे पोस्ट के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे गेट के बारे में। तो टू टाइप ऑफ मेथड होते हैं। हमेशा रखना है कि जब भी हम वेब से हमारा डाटा ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चलो इजी लिखा है कि हम जब डाटा भेजते हैं, पर टेक्निकल टर्म में अगर मुझे यही क्वेश्चन आपको पुट करना होता, मैं तो मैं ऐसे क्वेश्चन पुट करता कि आप मुझे बताओ कि जो आपका वेब फॉर्म है ना, वेब फॉर्म तो कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी आपने जीओआईटी का अपना फॉर्म भरा है या फिर आप किसी भी XYZ एग्जाम का जब आप फॉर्म भरते हो, तो वो क्या होता है का वो आपका वेब फॉर्म होता है। तो वेब फॉर्म डाटा इज यूनिवर्सली, है ना, वो क्या होता है, डाटा आप यूनिवर्सली क्या करते हो, ट्रांसमिट करते हो। ट्रांसमिट करते हो किसके ऊपर करते हो या फिर किसके थ्रू करते हो, हमने पढ़ा हुआ है कि कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं जब भी हमें डाटा भेजना होता है, तो हम यूज करते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। तो HTTP का हम यूज करते हैं। तो उसमें HTTP का चलो हम यूज करते हैं, प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं, पर प्रोटोकॉल के साथ हम कौन से मेथड को यूज करते हैं, तो दो मेथड होते हैं। एक हमारे पास बन जाता है HTTP पोस्ट मेथड, या फिर ये नहीं यूज करेंगे तो दूसरा हम करेंगे HTTP गेट मेथड। तो टू टाइप की मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हो, किसी भी आपके ब्राउजर से आपने जो डाटा भरा होता है वो डाटा आप कहाँ भेजते हो, सर्वर के ऊपर भेजने का काम करते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे धीरे धीरे आएंगे तो वहाँ पे इसके बारे में मैंने लिखा भी हुआ, मेंशन भी किया हुआ, ताकि आपको वहाँ भी कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक इज एन एरे ऑफ वेरिएबल पास्ड बाय द URL पैरामीटर। तो URL पैरामीटर के साथ आपको क्या करना है, एरे ऑफ वेरिएबल पास करने हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप गेट जो हमारे पास फंक्शन होता है हम उसका यूज करते हैं, या फिर गेट हमारे पास जो एक सुपर मतलब ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपके पास $_गेट। ओके, PHP में हम इसको यूज करते हैं, बाकी जब हम फॉर्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये सीरीज सारी चीजें और अच्छे ढंग से क्लैरिफाई हो जाएंगी। पर क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। होता क्या है कि PHP में ना एक सुपर ग्लोबल मतलब सुपर ग्लोबल कलेक्ट होता है, जो क्या करता है, वेरिएबल को एक तरीके से मतलब पास करने का काम करता है, कहाँ से, विद द हेल्प ऑफ URL। मतलब आपके पास एक से ज़्यादा कोई डाटा है, अगर आपको उसको भेजना है तो उसके लिए आप किसका फंक्शन का या फिर किस मेथड का आप यूज़ करते हैं, तो आप गेट का यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज एन एरे ऑफ वेरिएबल पास्ड बाय द HTTP पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, हमें $पोस्ट का यूज़ करना पड़ता है। तो दो बनते हैं हमारे पास तरीके डाटा भेजने के सर्वर के ऊपर। तो जब हमें मतलब मल्टीपल डाटा भेजना है, एरे ऑफ वेरिएबल भेजना है URL के थ्रू, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट का। जबकि अगर हमें पास करना है बाय पोस्ट मेथड, तो उसके लिए हमें $पोस्ट का यूज़ करना पड़ता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी जब हम ये सारी चीज़ें विद द फॉर्म पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे ढंग से ये क्लैरिफाई हो जाएंगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन्फॉर्मेशन सेंड फ्रॉम अ फॉरम विद मेथड इज विजिबल टू एवरीवन। मतलब होता है क्या है, क्योंकि यहाँ पे गेट और पोस्ट की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो होता है क्या है कि जब हम गेट का यूज़ करते हैं, डिफरेंस यही होता है दोनों में, कि जब हम गेट का यूज़ करते हैं या फिर गेट मेथड का यूज़ करते हैं या फिर गेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन भेजते हो वो सारी सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। मतलब कोई भी पर्सन है, अगर आप उसके पास ये वाला लिंक है तो वो आपके लिंक की सारी इंफॉर्मेशन देख सकता है। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक कोई डाटा भेजा, ठीक है, मान लेते हैं मैंने गेट के थ्रू कोई डाटा भेजा। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई हमारे पास सर URL है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे www.google.com, फिर यहाँ पे स्लैश करके आता है हमारे पास क्वेरी,
क्वेरी के अंदर आ जाता है हमारे पास सीरियल नंबर इज इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे आता है रोल नंबर इज इक्वल टू 2, देन हमारे पास कैंडिडेट नेम इज इक्वल टू ABC। मतलब देखो, अब आप क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि जब हम सर गेट मेथड यूज कर रहे हैं तो जो हमारा URL है उसमें जो भी डाटा है वो हमें सामने दिख रहा है कि इस क्वेरी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम सीरियल नंबर 1 को देख रहे हैं, इसमें हमारा एक रोल नंबर 2 है, उसको हमें ढूंढना चाहते हैं, और कैंडिडेट का नाम क्या होगा, ABC उसका नाम होगा। इसका बोलने का मतलब है कि जब आप गेट का यूज करते हो तो गेट के थ्रू जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी आपका URL है वो सारे के सारे लोग उसको देख सकते हैं। तो वही लिखा है कि इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम द मेथड विजिबल टू एवरीवन। मतलब अगर आप गेट फंक्शन का यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो भी आप डाटा अपलोड कर रहे हो सर्वर के ऊपर वो सभी को विजिबल हो जाता है। लाइक सीरियल नंबर 1, रोल नंबर 2 उसका है, और कैंडिडेट का नाम क्या है, ABC। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो सारे पर्सन देख सकते हैं, कहाँ पे, आपकी URL के ऊपर। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक मेथड मे बी यूज्ड फॉर सेंडिंग नॉन सेंसिटिव डाटा। तो नॉन सेंसिटिव डाटा मतलब देखो, नॉन सेंसिटिव डाटा क्या होता है कि मतलब ऐसा डाटा जो आप चाहते हो कि मुझे सभी को दिखाना है, तो इसके लिए आप किसका यूज करोगे, तो इसके लिए भी सर हम गेट फंक्शन का या फिर गेट मेथड का यूज करोगे। क्योंकि देखो गेट करता है क्या है, गेट आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन सभी को दिखा देता है सामने कि आपने ये चीजें हैं जो आप करना चाहते हो, तो इसके लिए आप गेट फंक्शन का यूज करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम अ फॉरम विद द मेथड इज इनविजिबल टू एवरीवन। अब इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इसके लिए हम पोस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बन जाएगा पोस्ट। अब पोस्ट में क्या होगा, मान लेते हैं यही सारा आपने चीजें इंफॉर्मेशन रखी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीरियल नंबर की जगह यहाँ पे कुछ और ही मतलब कीवर्ड आ जाएगा, ठीक है। QXYZ 1 की जगह आ जाएगा 1 2X, मतलब कोडेड फॉर्म में आ जाएगा। नॉर्मली जैसे आप देख पा रहे हो वो नॉर्मली आपको दिखेगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट नेम है ABC वो भी कुछ और वे में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अब ये पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है जो गेट के थ्रू आपको इजीली दिख रही थी, पर वही पोस्ट के थ्रू आपको क्या दिखेगी, वो इनक्रिप्टेड वे में दिखेगी। मतलब आप चाहकर भी उसको समझ नहीं सकते कि क्या लिखा हुआ ये हमने, है ना। तो इस चीज को बोला जाता है कि जब भी आपको कोई इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन या फिर कोई ऐसा सेंसिटिव डाटा जो आपको सर्वर के ऊपर भेजना है, लाइक मान लेते हैं अगर आपका आधार कार्ड है या फिर आपका जो पैन कार्ड है ना, वो आप चाहते हो कि कोई और देख ना पाए, तो कोई और देख ना पाए मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो इनक्रिप्ट करने के लिए हमें किस मेथड का यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें पोस्ट मेथड का यूज करना पड़ता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोस्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड हैज नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी सेंट। मतलब ऐसा कौन सा मेथड होता है उसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है, तो वो भी कौन सा बन जाता है, हमारा पोस्ट मेथड बन जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। गेट का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब क्या होता है, कौन सा हमारा इनक्रिप्टेड डाटा भेजता है सर्वर के ऊपर, कौन सा इनक्रिप्टेड डाटा नहीं भेजता है सर्वर के ऊपर। लाइक जैसे हमने गेट के बारे में पढ़ा कि गेट के थ्रू आप डाटा, क्योंकि दोनों करेंगे क्या, दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है आपके सिस्टम से डाटा भेजना सर्वर के ऊपर, पर भेजने के तरीके अलग अलग हैं। लाइक गेट आप यूज करते हो जहां पे आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं कि कोई नहीं जो मर्जी देख ले, मुझे कोई फर्क नहीं है, तो वहां पे आप गेट का यूज करोगे। पोस्ट आप वहां पे यूज करोगे जहां पे आप अपने कोई सेंसिटिव डाटा भेज रहे हो, तो वहां पे आप पोस्ट मेथड का यूज करोगे, क्योंकि सेंसिटिव डाटा हमेशा क्या चाहिए होता है, आपको इनक्रिप्टेड चाहिए होता है। और जो इनक्रिप्टेड डाटा होता है उसमें कभी भी हम एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो वही क्वेश्चन लिखा है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, नो लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी सेंड। मतलब कितने भी अमाउंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप आगे सर्वर के ऊपर भेज सकते हो। कब भेज सकते हो, जब आप पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट हेल्प टू कनेक्ट PHP कोड विद एनी डाटाबेस सर्वर। बेसिकली ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, आपके PHP के कोड को आपके डाटाबेस के सर्वर के साथ कनेक्ट करने का काम करता है, तो इसको बोलते हैं हम PDO,
तो लिख सकते हैं इसको आप पीडीओ, हम उसको बोल देते हैं, इसको बोलते हैं पीएचपी डाटा ऑब्जेक्ट। लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, पी स्टैंड फॉर पीएचपी, डी स्टैंड फॉर डाटा और ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। होता क्या है, जैसे आप कल को अपना प्रोग्राम करेंगे या फिर कल को आप अपना पीएचपी के थ्रू अपना कोई प्रोग्राम बनाएंगे, तो होता क्या है, यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने डाटा तो भेज दिया सर्वर के ऊपर, है ना। तो मान लेते हैं ये आपका बन गया सर्वर। सर्वर भी क्या होता है कि पावरफुल कंप्यूटर ही होता है नेटवर्क के ऊपर। तो आपका डाटा चला गया सर्वर के ऊपर। अब सर्वर से जो भी यूजर ने डाटा भेजा है ना, मान लेते हैं उसने अपना नाम भेजा है, उसने अपना रोल नंबर भेजा है, तो ये सारा क्या है, डाटा है उसका। तो ये सारा का सारा डाटा फाइनली हमें कहाँ पे सेव करना है, ये सारा का सारा डाटा हमें सर डाटाबेस में सेव करना है। डाटाबेस में क्या करना है, सेव करना है। तो देखो सर्वर और डाटाबेस, सर्वर मतलब जो आपका डाटाबेस होता है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें एक मेथड का या फिर एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या पड़ती है कि जो पर्टिकुलर यूजर है, इसका जो डाटा है वो मुझे कैसे स्टोर करना है डाटाबेस के अंदर। और ये कहाँ का डाटा है, ये आपका सर्वर का कंप्यूटर है, उसकी अपनी मेमोरी है, उसका अपना डाटाबेस है, तो वहां पे जाके सेव करना है। तो उसके लिए हमें एक मेथड यूज करना पड़ता है जिसको पीडीओ हम बोलते हैं, पीएचपी डाटा ऑब्जेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसी का क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो हेल्प करता है किसको, पीएचपी में आपने जो कोड लिखा है उसमें आपको हेल्प करता है कि आप क्या कर सकते हो, अपने डाटाबेस सर्वर के साथ कनेक्शन बना सकते हो। तो उसके लिए आपको पीडीओ का यूज करना पड़ता है, फिर पीएचपी डाटा ऑब्जेक्ट का आपको यूज करना पड़ता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, अभी रिसेंटली एक एग्जाम में भी आया हुआ था, तो ये सारे पॉइंट आपने कॉपी पे नोट कर लेने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 48, मेथड इन पीएचपी इज यूज टू चेक वेदर वेरिएबल हैज वैल्यू और नोट। देखो ये चीज हमने जो स्टार्टिंग के लेक्चर पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था एक फंक्शन होता है हमारे हमारे पास, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो हमने मतलब वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसमें कोई डाटा है कि नहीं है, मतलब उसमें हमने कोई डाटा डिक्लेयर किया है कि नहीं किया है। तो वो फंक्शन कौन सा आता है हमारे पास, इज सेट फंक्शन, है ना। आपको याद आ गया होगा सर, हाँ जी ये हमने किया हुआ इज सेट फंक्शन। क्या मतलब होता है कि ये हमारे पास सर एक ऐसा फंक्शन होता है जो वेरीफाई करता है कि जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसके अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं है। जैसे मान लेते हैं मैंने किया $a = 60, ओके, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इज सेट, और यहाँ पे इज सेट के अंदर मैं क्या कर दूंगा, इज सेट, इसके अंदर मैं कर दूंगा $a। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, इसका राइट आंसर आएगा मेरे पास 1, है ना। 1 क्यों आएगा, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू सेट की है, मैंने जो मेमोरी है उसके अंदर डाटा मैंने एंटर किया हुआ, 60 मैंने एंटर किया हुआ है, तभी मुझे रिटर्न में कितना मिलेगा, मुझे 1 यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई डाटा नहीं एंटर किया होता, ठीक है, मतलब जस्ट मैंने एक मेमोरी बना दी और उसके अंदर कोई डाटा डिक्लेयर नहीं किया होता, और इस टाइम पे मैं क्या करता, इज सेट को यूज करता, तो इस टाइम पे मेरे पास आंसर कितना आता है, 0 मेरे पास आंसर वहां पे देखने को मिल जाता। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा मेथड है या फिर ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हम पीएचपी में यूज करते हैं, किस चीज को चेक करने के लिए, वेदर द वेरिएबल हैज अ वैल्यू और नॉट, कि जो हमने मेमोरी बनाई है उस मेमोरी के अंदर हमने कोई डाटा एंटर किया है कि नहीं किया है। तो उसके लिए हमें इज सेट फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो हमने काफी बार पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन, है ना। तो जिन्होंने नहीं देखा तो काइंडली क्लासेस वगैरह देखिए, तो वहां पे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। काफी बेसिक चीजें हैं बट ये सारी इंपॉर्टेंट बनती हैं जब आप एक एग्जाम में बैठते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ फिल इन द ब्लैंक इज अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल दैट द सर्वर सेंड टू द यूजर कंप्यूटर। बेसिकली एक छोटी टेक्स्ट फाइल होती है जो एक सर्वर कहाँ पे भेजता है, आपके कंप्यूटर के ऊपर भेजता है। उसको क्या बोला जाता है, उसको कुकी बोला जाता है ना। जैसे हमने काफी बार एमसीक्यूज किए हैं, तो वहां पे मैंने आपको कुकी के बारे में बताया था कि क्या होता है, सर्वर समटाइम क्या करता है, हमारे सिस्टम के ऊपर एक छोटी टेक्स्ट फाइल भेजता है ना। तो उस चीज को क्या बोला जाता है, उसको कुकी हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे बस आप ऐसे नोट कर लेना, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, कुकी इसका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी कुकी के बारे में हमने पढ़ा ही हुआ है कि बेसिकली कुकी क्या करता है, जो यूजर की प्रेफरेंसेस होती हैं, लाइक यूजर को क्या चीज़ देखना पसंद है, उसी के रिगार्डिंग जो आपका जो मतलब नेक्स्ट टाइम आपको क्या क्या चीज़ें आपको दिखानी है या फिर क्या क्या आपको सुजेशन देने हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारा जो होता है वो चेक करके आपको प्रेजेंट किया जाता है। तो
आपकी सारी की सारी हैबिट कहाँ पे स्टोर किया जाती है, कुकीज़ के अंदर बेसिकली स्टोर की जाती है। और कुकी बेसिकली क्या करता है, एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है जो मतलब सर्वर के द्वारा आपके सिस्टम के ऊपर भेजी जाती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे आपको कोई अपनी चीज़ सर्च की, आपको वो चीज़ नहीं मिली, तो नेक्स्ट टाइम आपके प्रेफरेंस को देख के वो चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल है तो वही चीज़ आपको क्या कर दी जाती है, प्रेजेंट कर दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे पास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई यूजर और इट्स मशीन एंड ट्रैक एक्टिविटीज क्रिएटेड ऑन द यूजर कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर भी क्या आ जाएगा, इसका भी कुकी आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। देखो वही चीज़ है कि हम क्या करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि यूजर को क्या चीज़ पसंद है ना, अपनी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। लाइक जैसे मान लेते हैं कोई एक पर्सन है जो अमेजोन के ऊपर मोबाइल सर्च करता है, तो मोबाइल सर्च करता है तो जो अमेजोन का जो सर्वर होगा उसने जो अपनी कुकी भेजी होगी आपके कंप्यूटर के ऊपर या फिर आपके मोबाइल के ऊपर, तो नेक्स्ट टाइम जैसे आप अपने अपनी अमेजोन की वेबसाइट ओपन करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे कि ये मोबाइल फ़ोन लॉन्च होने वाला है। या फिर अगर आपको कोई और चीज़ देखते हैं, जैसे आप बुक्स वगैरह सर्च करते हो, तो वहाँ पे आ जाएगा कि ये हमारे पास अभी बुक है जो सेल में चली हुई है। तो ये सारी चीज़ें पता कैसे लगती हैं? तो ये सारी चीज़ें पता लगती हैं विद द हेल्प ऑफ कुकी। तो वही लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई यूज़र, कि यूज़र को आइडेंटिफाई करता है कि पर्टिकुलर यूज़र की क्या-क्या प्रेफ़रेंसेस हैं या फिर क्या उसको करना पसंद है। और वो कहाँ पे देखी जाती हैं, उसके मशीन के ऊपर देखी जाती हैं। साथ ही साथ उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ट्रैक किया जाता है। ट्रैक करने के बिहाफ़ पे ही क्या किया जाता है, उसको प्रेज़ेंट किया जाता है कि आपको ये चीज़ें पसंद हैं या फिर आपने ये चीज़ सर्च की है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दिखाए जाते हैं। तो ये कुकी हमारा राइट आंसर बन जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हेन ब्राउज़र रिक्वेस्ट सर्वर पेज फिल इन द ब्लैंक आर सेंट अलोंग विद द रिक्वेस्ट। तो इसका राइट आंसर भी क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा कुकी। वही मैंने बोला कि आप क्या करते हो, आपने खोली अमेज़न की वेबसाइट, तो आपने क्या किया, अमेज़न के सर्वर के ऊपर जो अमेज़न का सर्वर था आपने वहाँ पे रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट होने के साथ आपको क्या मिलता है, आपको सर रिस्पॉन्स बैक मिलता है। तो जब आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो रिस्पॉन्स के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो आपको कोड तो देखने को मिल जाएगा, है ना। आपको एचटीएमएल का कोड या फिर एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस या फिर पीएचपी का जो भी कोड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ एक्स्ट्रा क्या चीज़ मिल जाती है आपको देखने के लिए, एक्स्ट्रा आपको कुकी देखने को मिल जाता है। क्योंकि मैंने वही चीज़ आपको बताई कि जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है, वो आपकी सिस्टम के ऊपर भेज दी जाती है ताकि आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया जा सके, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट टाइम वही इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जाए, है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा, जैसे अगर आपने कभी ये चीज़ एनालाइज की होगी, लाइक अभी आपने मान लेते हैं आपने क्या किया, फर्स्ट टाइम अमेज़न की वेबसाइट ओपन की, अभी आपका अकाउंट लॉगिन नहीं है, आपका अकाउंट अभी लॉगिन नहीं है, याद रखो। आपका मेन पॉइंट मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे, आपका अकाउंट लॉगिन नहीं है। आपने क्या किया, आपने एक देखा मोबाइल अच्छा सा और आपने उस मोबाइल को क्या कर दिया, उसको ऐड टू कार्ट कर दिया। आपने इसको क्या कर दिया, ऐड टू कार्ट कर दिया। अब बाद में आपने बोला कि चलो अभी मैं मुझे लेना नहीं है, बाद में इसको देख लूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, नेक्स्ट टाइम आपने फिर से अमेज़न की वेबसाइट अपनी ओपन की। फिर आपने देखा कि सर मैंने तो अपना अकाउंट लॉगिन किया नहीं था, फिर भी यहाँ पे जो मैंने पहले अपना मतलब प्रोडक्ट अपना यहाँ पे मोबाइल फ़ोन मैंने सर्च करके यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया था, वो मेरा मुझे अभी भी दिख रहा है। तो वो दिख कैसे रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह आपकी बन जाती है कुकी। वही मैंने बोला कि जब भी आप वेबसाइट विजिट करते हो या फिर किसी वेबसाइट को आप यूज़ करते हो, तो जो वेब सर्वर होता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट का, वो आपका कोड तो देता है आपको, आप जो भी चीज़ें हैं वो आप देख तो सकते हो, इसके अलावा वो एक छोटा सा आपको कुकी की फाइल भेज देता है कि यूज़र कुछ भी चीज़ें करता है, लाइक कोई चीज़ सर्च करता है, लाइक कोई चीज़ अगर उसको मतलब ऐड टू कार्ट कर लेता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो भूल लेना, तो अब उसके सिस्टम से ही वो चीज़ें वापस उसको दिखा दी जाती हैं कि आपने ऑलरेडी एक मोबाइल फ़ोन पहले से ही अपने जो कार्ट है उसमें ऐड करके रखा हुआ है, बल्कि आपने अकाउंट अपना लॉगिन भी नहीं किया है ना। तो क्योंकि जब आप अकाउंट लॉगिन करते हो तो ये सारा डाटा फिर कहाँ पे सेव होता है, ये आपके सर्वर के ऊपर सेव होता है, जो अमेज़न का सर्वर होता है वहाँ पे जाके सेव होता है।
पर अभी आपने अकाउंट लॉगिन नहीं किया है, फिर भी आपको दिख रहा है कि आपने एक मोबाइल अपना ऐड टू कार्ट करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब है अब इस टाइम पे जो डाटा वो स्टोर हो रहा होगा वो कहाँ पे होगा, मेरे लोकल, मेरी मेमोरी के अंदर वो स्टोर हुआ होगा। ओके, और इसको कौन यूज़ करता है बाद में, हमारा जो सर्वर्स वगैरह होते हैं वो उसको एज मतलब मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं, लोकल मेमोरी की तरह जो भी इंफॉर्मेशन होती है यूज़र की उसको वहाँ पे वो स्टोर करने का काम करता है। तो कई बार होता है जब आप वेबसाइट यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपको कुकीज़ स्टोर करने के लिए पूछा जाता है कि आपको सारी स्टोर करनी है जो भी रिक्वायर्ड हैं, या फिर आपको अपनी ऑप्शनल है, आप रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो। तो वो सारी चीज़ें इसीलिए पूछी जाती हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें कुकीज़ से मिलती जुलती होती हैं वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक इज यूज टू स्टोर यूजर इन्फॉर्मेशन ऑन द सर्वर टू ट्रैक यूजर एक्टिविटी। तो इसको क्या बोला जाता है कि ऐसे मतलब अगर आपको यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक करना होता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको सेशन का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर, सेशन आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, सेशन आप ऐसे समझ लो कि आप पर्टिकुलर कितने टाइम फ्रेम के लिए, या फिर जैसे आप कोई चीज़ परफॉर्म करते हो, कोई चीज़ सर्च करते हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या की जाती हैं, एक तरीके से आपके मशीन एड्रेस के ब्याह पे सेव की जाती हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, इसको सेशन उसको बोल दिया जाता है। तो बस आप ऐसे लिखना होगा, नोट करना हो तो आप ऐसे नोट कर सकते हो कि सेशन सिक्योरली स्टोर यूजर वेरिएबल डायरेक्टली ऑन द वेब सर्वर, उसको क्या बोला जाता है, सेशन उसको बोल दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक हेल्प वेब एप्लीकेशन टू मेंटेन यूजर इन्फॉर्मेशन ऑल द पेजेस। तो इसका भी क्या बन जाएगा, इसका भी सेशन ही राइट आंसर बन जाएगा। सेशन क्या होता है, लाइक अभी अभी आपने अपना अकाउंट लॉगिन किया है, तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, है ना, उसको ट्रैक करना, उसको सेव करना, उसको मेंटेन करना, उसको सेशन बोला जाता है। बस ये है, कुकी और सेशन में यही डिफरेंस है। कुकी आपके मशीन के अंदर ही लोकली सर्वर के द्वारा स्टोर की जाती है, जबकि सेशन क्या होता है, सेशन वही होता है जब आपने एक तरफ ऐसे समझ लो, एक तरफ आपने अकाउंट लॉगिन नहीं किया है तो कुकी राइट आंसर बन जाएगा, एक तरफ आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने के बाद आप कुछ भी एक्शन सेव कर रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हो, कोई भी डाटा है आप उसको मतलब वहाँ पे मतलब मेंटेन कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, वो आपकी सेशन में आ जाती हैं। जस्ट छोटे छोटे पॉइंट है, उनको आपने अंडरस्टैंड करना है। फिर भी कुछ डाउट रहता होगा तो काइंडली आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर हमारे पास कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो लाइक यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पीएचपी इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, आप बताओ कि पीएचपी क्या है, हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली सर ये हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और कैसी है ये हमारे पास एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारे पास क्या बन जाती है, पीएचपी हमारी बन जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएचपी इज अ लैंग्वेज दैट इज देयर इज नो नीड फॉर अ कंपाइलेशन। तो पीएचपी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको मतलब कंपाइलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो ऑब्वियसली सर यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट बन जाएगी। क्यों करेक्ट बन जाएगी, क्योंकि पीएचपी क्या है, एक हमारे पास इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है। इसका ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनर को डालना होगा तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली वो डालेगा कि पीएचपी इज अ टाइप ऑफ, तो वो हमारे पास इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। और इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्या होती है, जो लाइन बाय लाइन कोड को क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, अ वेरिएबल स्टार्ट विद अ साइन फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम। तो देखो कौन सा सिंबल है या फिर कौन सा साइन है, जब हम पीएचपी में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम यूज करना पड़ता है। तो कौन सा है वो हमारे पास, डॉलर साइन हमारे पास बन जाता है ना। ये आपने हमेशा देखा होगा, मैं जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, डॉलर ए। तो ए तो चलो मेरा एक वेरिएबल आ गया, पर उस वेरिएबल को बनाने के लिए मुझे कौन सा सिंबल यूज करना पड़ता है, डॉलर सिंबल मुझे यूज करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इज अ वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम। तो एक से ज्यादा वैल्यू कौन होल्ड कर सकता है, तो वो सर हमारे एरे वो होल्ड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, इसका एरे आपका राइट आंसर बन जाएगा। हमारे पास अलग अलग टाइप के हमने एरे भी पढ़े हुए हैं ना, हमारे पास एसोसिएटिव एरे होता है, इसके अलावा इंडेक्स्ड का एक एरे होता है। तो सारे हमने पढ़े हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो वो सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन्फॉर्मेशन कैन बी पास्ड टू अ फंक्शन। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं हमारे फंक्शन, तो हम कैसे भेजते हैं, विद द हेल्प ऑफ आर्गूमेंट्स, है ना।
आर्गूमेंट्स। तो यहाँ पे आर्गूमेंट क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बोला था, पैरामीटर और आर्गूमेंट में क्या डिफरेंस होता है। पैरामीटर जब आप किसी फंक्शन को डिफाइन कर देते हो, है ना, लाइक आपने फंक्शन ऊपर डिफाइन कर दिया, उसके बाद आपने उसके अंदर जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो आपने कर दिया। तो यहाँ पे जब आप ऊपर यूज करते हो, ये हमारे मतलब पैरेंथेसिस मतलब पैरामीटर बन जाते हैं। और जब आप इस फंक्शन को बुलाते हो, ठीक है, मान लेते हैं हमारा ऐड का फंक्शन आ गया, और इस फंक्शन के आप अंदर वैल्यू भेज देते हो 10 और 20। तो जो आप एक्चुअल में वैल्यू भेजते हो, है ना, इस फंक्शन के अंदर, और वो कहाँ भेजते हो आप, यहाँ पे क्या करते हो, फंक्शन को कॉल करते हो, बुलाते हो फंक्शन को, तो इसको बोला जाता है आर्गुमेंट। तो जो नीचे वाले डाटा होता है इसको हम आर्गुमेंट बोल देते हैं, जबकि हमारा जो ऊपर डाटा है जहाँ पे हम वो वैल्यू एक तरीके से पास करते हैं, तो उसको हम पैरामीटर हम बोल देते हैं। तो वही लिखा है, इन्फॉर्मेशन कैन बी पास टू अ फंक्शन, कि हम इन्फॉर्मेशन हमारे फंक्शन के अंदर भेजते हैं। तो कैसे भेजते हैं, विद द हेल्प ऑफ हमारे आर्गुमेंट्स हम भेजते हैं। तो ये सारे क्लासेस में हमने डिस्कस किए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हमारे पास बन जाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स का सेक्शन है। तो आप यहाँ पे मुझे बताएंगे कि जो भी हमने अभी जितने भी चैप्टर हमें पढ़े हैं, उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लग रही है कि ट्रू है कि फॉल्स है। बाकी यहाँ पे मैं साथ साथ में यहाँ पे राइट आंसर देता रहूँगा, बट आप भी साथ में ट्राई करेंगे कि आप बताएंगे कि इनमें से राइट आंसर क्या हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, PHP इज वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ट्रू हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं टी लिख दूंगा, टी स्टैंड फॉर ट्रू। फिर नेक्स्ट है हमारे पास PHP डज नॉट सपोर्ट डाटाबेस। तो ये क्या है हमारे पास, ये फॉल्स हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा ही है कि PHP क्या करता है, अगर हमें PHP के सर्वर को कनेक्ट करना होता है, PHP और जो हमारे पास वेब सर्वर और हमारे पास जो डाटाबेस है उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, PDO का यूज़ करते हैं ना, PHP डाटाबेस ऑब्जेक्ट का हम क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो ये फॉल्स है, बट आपने समझना है कि क्यों फॉल्स है ये। फिर नेक्स्ट हमारे पास PHP रन ऑन अ क्लाइंट साइड। देखो PHP कभी भी क्लाइंट साइड पे रन नहीं करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। कहाँ पे रन करता है सर, ये हमारा हमेशा सर्वर के ऊपर रन करता है। तो तभी हम इसको क्या बोलते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम इसको बोल देते हैं। फिर इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, द सर्वर साइड इन्वायरमेंट दैट रन अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज टर्म्ड वेब सर्वर। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम ट्रू बोल देंगे, है ना, क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट है कि जो हमारे पास सर्वर साइड इन्वायरमेंट होता है, तो दैट रन अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज अ टर्म्ड वेब सर्वर, मतलब वो वेब सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट की जाती है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की जो लैंग्वेज है वो हम वेब सर्वर के ऊपर ही चलाते हैं। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी हमारी, ट्रू हमारी बन जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, PHP हाइड द कोड फ्रॉम द यूजर। कि PHP क्या करता है, जो भी कोड होता है उसको यूजर से छुपा के रखता है। तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हमारे पास बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि PHP का जो भी कोड है वो कहाँ पे रन होता है, वो सर हमारा सर्वर के ऊपर रन होता है। तो जैसे सर्वर के ऊपर रन होता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट है, या फिर जो भी मतलब आउटपुट चाहिए होती है यूजर को, तो सर्वर क्या करता है, सर्वर जो PHP का कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करता है, और सिर्फ आउटपुट भेजता है कहाँ पे, यूजर के पास। और आउटपुट में क्या भेजता है, तो जो भी रिजल्ट आया होता है बस उसको रिजल्ट दिखा देता है। और रिजल्ट कैसे दिखाता है वो, विद द हेल्प ऑफ HTML फाइल। मतलब सर्वर के ऊपर सारा काम होता है और HTML फाइल भेज देता है यूजर के ब्राउजर के ऊपर, ताकि यूजर उसको देख पाए कि ये रिजल्ट आया था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, PHP इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज। तो ये देखो PHP काफी डिफिकल्ट होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या बन जाएगी, फॉल्स हमारे पास बन जाएगी। क्योंकि PHP मतलब काफी वाइडली कंसीडरेबल, एक्सेसिबल और रिलेटेबल लैंग्वेज है, मतलब काफी इजी लैंग्वेज है। अगर आप बिगिनर हो तो काफी इजी है, तो यहाँ पे फॉल्स ये स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर इज नो नीड ऑफ कंपाइलेशन ऑफ PHP कोड। तो PHP कोड को कंपाइलेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये वो यहाँ पे लिखा हो, तो ये हमारे पास ट्रू है ना, क्योंकि PHP का कोड क्या करता है, वो इंटरप्रेटेड होता है ना, तो इंटरप्रेट करने का काम करता है वो। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारी क्या बन जाएगी, ट्रू हमारे पास बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, PHP इज फास्टर देन अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। की जो हमारे पास PHP होती है वो फास्ट होती है बाकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या बन जाती है, ट्रू हमारे पास बन जाती है, क्योंकि जो हमारे पास PHP होती है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड होती है वेब इन्वायरमेंट के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू नीड टू पे फॉर द यूज ऑफ पीएचपी। क्या आपको पीएचपी चलाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? सर नहीं देने पड़ते हैं। इसका मतलब है ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी। और पीएचपी है क्या हमारे पास? सर एक हमारे पास ओपन सोर्स एक तरीके से प्रोजेक्ट है ये, या फिर ओपन सोर्स एक तरीके से लैंग्वेज है हमारे पास ये। लैंग्वेज लिखना होगा तो लैंग्वेज, अगर प्रोजेक्ट लिखना होगा तो आप प्रोजेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, पीएचपी इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है, क्योंकि पीएचपी का कोड आप कहीं भी चला सकते हो, क्योंकि कोड चलेगा कहाँ पे? आपके सर्वर के ऊपर। तो उसको कोई लेना देना नहीं है कि आप जहां मर्जी चलाओ, क्योंकि इन द एंड सर्वर आपको क्या देगा? आपको हमेशा वो HTML कोड देगा। और HTML कोड आप चाहे विंडो है, चाहे आपका लिनक्स है, चाहे आपका उबंटू है, चाहे आपका मैक है, जिस मर्जी कंप्यूटर के ऊपर आप चला सकते हो। ओके, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपने समझनी होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएचपी इज अ केस सेंसिटिव ओनली एट अ टाइम ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। कि पीएचपी केस सेंसिटिव होती है जब हम क्या करते हैं? वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या बन जाती है? फॉल्स हमारी बन जाती है ना। क्योंकि जो हमारे पास पीएचपी वेरिएबल्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं, है ना। और ये मतलब इंटायर जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तब तक बस डिक्लेयर, ऐसा नहीं कि हमने जस्ट डिक्लेयर कर दिया तभी वो केस सेंसिटिव होते हैं, उसके बाद हम कुछ भी यूज करें, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने डिक्लेयर किया होगा आपको उसको वैसे ही यूज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, पीएचपी कोड कैन आल्सो बी एम्बेडेड विद HTML टैग यूजिंग। ये वाला हमने टैग काफ़ी बार यूज़ किया है। जब हम PHP कोड यूज़ करते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? ट्रू हमारे पास बन जाएगी। हमने कितने एग्जाम्पल किए हुए PHP के, तो हम जब भी PHP स्टार्ट करते तो हम ये स्टार्टिंग में लिखते थे, है ना। उसके बाद लास्ट में हम क्या करते थे? इससे उसको क्लोज कर देते हैं ना। तो ये चीज़ें पूछी गई हैं वन वन लाइन में ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए चीज़ें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, PHP फाइल आर सेव्ड विद डॉट HTML एक्सटेंशन। तो देखो PHP के लिए हम डॉट HTML का यूज़ नहीं करते हैं, डॉट PHP का हम यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स बन जाएगी। करेक्ट क्या होगा? डॉट PHP यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एको कीवर्ड इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। तो देखो ये भी ट्रू है हमारे पास, क्योंकि एको से हम क्या करते हैं? एको से हम सर कोई भी डाटा है उसको प्रिंट करने का काम करते हैं। कहाँ पे? हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो प्रिंट करना या फिर एक तरीके से आप डिस्प्ले करना, तो एको हम क्या करते हैं? एको कमांड का हम यूज कर लेते हैं। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, वेरिएबल आर यूज टू स्टोर वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं? कोई ना कोई डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरिएबल स्टार्ट विद $साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ वेरिएबल। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लाइक जैसे हम करते हैं $XYZ। तो ये देखो डॉलर हम यूज करते हैं बताने के लिए हम कि वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर करने के साथ आगे क्या आ जाता है? वेरिएबल का नाम आ जाता है। तो वो लिखा है $साइन फॉलोड विद बाय द नेम ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ट्रू ये हमारे पास बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, और वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द नंबर। तो जो हमारे पास वेरिएबल का नाम है वो नंबर से हम स्टार्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली सर नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी। ये जब मैंने आपको PHP में वेरिएबल के बारे में बताया था तो ये मैंने पॉइंट आपको लिखवाए थे उस टाइम पे भी, कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा पुट करता है कि जब आपका वेरिएबल है उसको आप कैसे लिख सकते हो या फिर उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। कि बेसिकली वेरिएबल हमेशा अल्फ़ाबेट से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं करना है तो आप, एक सिंबल होता है अंडरस्कोर का, अंडरस्कोर का सिंबल होता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट बनती है जब आप किसी वेरिएबल के बारे में अंडरस्टैंड करते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। तो देखो यही आ गया हमारे पास 18 हमारे पास क्या बन जाएगी? ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगी। जो मैंने आपको ऊपर बताई उसी अकॉर्डिंग ये हमारे पास है ट्रू बन जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन हैज अ ग्लोबल स्कोप। बेसिकली बात की है कि जो हमारे पास वेरिएबल है जिसको हमने एक फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया हुआ है तो उसका स्कोप क्या रहेगा? उसका स्कोप सर ग्लोबल ही रहेगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? ट्रू हमारे पास बन जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ वेरिएबल डिक्लेयर विद इन अ फंक्शन एज अ लोकल स्कोप। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू बन जाएगी, है ना? कि जो हमने एक
फंक्शन या फिर एक फंक्शन के अंदर हमने कोई मेमोरी डिक्लेयर की हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो स्कोप है वो इसी ब्लॉक के अंदर ही है, इसके बाहर मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, लोकल स्कोप हम बोल देते हैं किसी भी वेरिएबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरिएबल कैन स्टोर डाटा ऑफ अ डिफरेंट टाइप। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू बन जाती है, अलग अलग टाइप के डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू चेक डाटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल वेर डॉलर पुट मेथड इज यूज्ड, है ना। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी हमारी, फॉल्स बन जाएगी। याद करो मैंने जब आपको ये बताया था कि अगर आपको कोई भी डाटा टाइप चेक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको वैर डंप का यूज करना पड़ता है। वैर डंप फंक्शन होता है जिसका आप यूज करते हो, इसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप किसी भी वेरिएबल के डाटा टाइप को चेक कर सकते हो और उसकी वैल्यू को भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, हम क्या करते हैं, वैर डंप का हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कमेंट्स आर द नॉन एग्जीक्यूटेबल। देखो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है, क्योंकि कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स को जो हमारे पास कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जिनको पीएचपी का जो रेंडरिंग इंजन होता है या फिर पीएचपी का जो कोड समझता है सर्वर, तो वो उसको इग्नोर कर देता है। तो बस वही है कि कमेंट्स आर द नॉन एग्जीक्यूटेबल, मतलब इनको क्या किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये स्टेटमेंट अलाउ टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन वन और मोर कंडीशन। एक या एक से अधिक कंडीशन के ऊपर क्या किया जाता है, स्टेटमेंट अलाउ कर देता है टू मेक डिसीजन। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इसको हम इफ स्टेटमेंट हम इसको बोलते हैं। वो लिखा है इफ स्टेटमेंट अलाउ टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन वन और मोर कंडीशन। तो हाँ सर, इफ स्टेटमेंट तो ये काम करता ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये ट्रू हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच लूप वर्क्स ओनली ऑन एरे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या बन जाती है, ट्रू बन जाती है। मैंने कहा पहले भी आपको समझाया हुआ था कि जब भी हम फॉर ईच लूप की बात करते हैं तो ये हमेशा एरे के साथ ही काम करता है, तो ये हमेशा ट्रू हमारे पास बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एस टी आर लेंथ फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। तो देखो एस टी आर एल ई एन नहीं होता है, इसको हम लिखते हैं एस टी आर एल ई एन, है ना। तो ऐसे करके लिखना होता है, ऐसे हमारे पास कैपिटल नहीं होता ये, तो ये लिखने का तरीका गलत है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो एज पर ऑप्शन ये हमारे पास क्या था, फॉल्स था, और इसका करेक्ट क्या बनेगा, ये वाला इसका करेक्ट हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एस टी आर वर्ड अंडरस्कोर काउंट फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ वर्ड इन अ स्ट्रिंग। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या बन जाती है, ट्रू हमारे पास बन जाती है ना। बाकी यहाँ पे हमेशा रखना है एस टी आर हम छोटा लिखते हैं और बाकी ये सारी चीज़ें ऐसे ही लिखते हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ट्रू हमारे पास बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस टी आर आर ई वी फंक्शन रिवर्स अ स्ट्रिंग। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमें किसी वेरिएबल को या फिर किसी भी स्ट्रिंग को उल्टा करना है, रिवर्स में लिखना है, तो हम एस टी आर आर ई वी फंक्शन का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एस टी आर पी ओ एस फंक्शन रिटर्न अ स्ट्रिंग। तो ये रिटर्न नहीं करती है, ये बेसिकली पोजीशन देती है, किसी भी स्ट्रिंग की पोजीशन देने का काम करती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा कि सर इट विल प्रोवाइड द न्यूमेरिक पोजीशन ऑफ न्यूमेरिक पोजीशन ऑफ अ स्ट्रिंग, है ना। इसका एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा भी था, एग्जांपल ऐसे मैं बता देता हूँ फिर से। एग्जांपल हमने लिया था कि जैसे मैंने एक ले लिया एस टी आर पी ओ एस मैंने ले लिया, और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिख दिया, दिस इज माई बुक। ओके, और मैंने बोला कि मुझे बताओ कि जो मेरा माई है वो मेरा कहाँ पे है, उसकी पोजीशन क्या है। तो देखो पोजीशन मुझे खुद बताओ, पोजीशन कहाँ पे आएगी इसकी, खुद आप इसको काउंट करो, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे एक स्पेस है 5 6 7, फिर यहाँ पे स्पेस है 8, फिर 9। तो देखो नाइन्थ नंबर पे हमारा ये वाला प्रेजेंट है, इसका रिजल्ट कितना आएगा, स्ट्रिंग पोज का इसका रिजल्ट आएगा 9। कि सर आप 9वें अक्षर पे जाके देखो, वहां पे आपको आपका जो वर्ड आप ढूंढ रहे हो वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन रिप्लेसेस सम कैरेक्टर विद सम अदर कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू बन जाती है, अगर आपको एक चीज दूसरे से रिप्लेस करेंगे तो स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन का आप यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सब स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न द पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट बन जाती है ना, सारी चीजें हमने देखी हुई हैं पहले ही। फिर स्ट्रिंग लोअर फंक्शन कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अ लोअर केस। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट बन जाती है। फिर हमारे पास है ना, तो पर यहाँ पे चलो एक गलत हो जाएगा ये,
देखो गलत क्यों हो जाएगा, देखो वही होता है, छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक हो जाती है, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों होगा, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग लोअर लिखा हुआ है, पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रिंग टू लोअर। बस यही चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी है, एग्जामिनर ऐसे ही कंफ्यूज करता है ना। तो स्ट्रिंग लोअर कोई फंक्शन नहीं होता है, स्ट्रिंग टू लोअर फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ये मतलब फॉल्स हो जाएगा, आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब स्ट्रिंग काउंट फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ टाइम और सब स्ट्रिंग अकर इन अ स्ट्रिंग। तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास क्या बन जाएगी, करेक्ट हमारे पास बन जाएगी। तो ये भी ट्रू बन जाएगी। तो जितने भी ये लाइंस है ना जो आपको ट्रू फॉल्स की दिख रही हैं, ये सारे एक एक क्वेश्चन है, ये सारे है ना, ये सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ बस सर हमने ये पढ़ लिया, पर ये सारे इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये सारे पेपर में आए हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज दी वर्ड फंक्शन कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड ऑफ अ स्ट्रिंग टू अपर केस। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या बन जाएगी, ट्रू हमारे पास ये बन जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ट्रिम फंक्शन ऐड वाइट स्पेस। देखो ट्रिम फंक्शन हमेशा ऐड नहीं करता है, वो क्या करता है, रिमूव करता है, हटाता है किस चीज को, वाइट स्पेसिस को। और कहाँ से, बोथ साइड से। तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐड लिखा था, रिमूव होता तब ये ट्रू हमारे पास बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्ट्रिंग इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू बन जाती है। एक स्ट्रिंग क्या होता है, सीरीज ऑफ हमारे पास कैरेक्टर हमारे पास वो बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज्ड रिपीटली इन अ प्रोग्राम। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या बन जाएगी, ट्रू हमारे पास बन जाएगी। क्योंकि फंक्शन क्या करता है, एक ही टास्क को बार बार एग्जीक्यूट करता है अनटिल कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमारा एक तरीके से फॉल्स ना हो जाए, तब तक वो क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू एट ए टाइम। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन PHP एरे फंक्शन इज यूज टू क्रिएट एन एरे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या बन जाएगी, ट्रू हमारे पास बन जाएगी। है ना, वही चीज़ें जो हमने सारी पढ़ी हुई हैं, पर यहाँ पे जस्ट वो ट्रू फॉल्स की वे में आपसे कन्वे करी की जा रही है, ताकि आपको जो आपका नॉलेज है उसके बारे में पता लग जाए कि आपको कितना नॉलेज अभी तक हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल इज। तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इक्वल टू एरे लिखना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी हमारी, फॉल्स हमारी बन जाएगी। क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो या फिर सिंपल बात कर लेते हो, अगर आपको एरे भी डिक्लेयर करना है, तो एरे डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा $A इज इक्वल टू एरे। और एरे के अंदर आप क्या करोगे, कोई भी जो वैल्यूज है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये तरीका होता है जब हम एरे को यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम नहीं लिखते हैं तो ये हमारा गलत बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डॉलर लगाना इंपॉर्टेंट था, विदाउट डॉलर आप ये डिक्लेयर नहीं कर सकते वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारे पास, इन PHP देर आर 6 टाइप ऑफ एरे। तो PHP में 6 टाइप ऑफ एरे पढ़े हैं हमने कभी, नहीं पढ़े हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉल्स हमारे पास बन जाएगा। अब बताओ कौन कौन से हमने पढ़े हुए हैं, देखिए अगर ये चीज़ गलत है तो कुछ तो सही भी होगी। हाँ जी सर, सही हमने पढ़े थे, 3 टाइप की हमने एरे पढ़े हुए थे। एक सर हमें आपने इंडेक्स्ड एरे के बारे में बताया था, एक आपने सर हमें एसोसिएटिव एरे के बारे में बताया था, एक आपने हमें मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बताया था। तो 3 टाइप के एरे होते हैं, ये तीनों हमारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब हम PHP की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एरे विद अ न्यूमेरिक इंडेक्स इज कॉल्ड एज इंडेक्स्ड एरे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या बन जाती है, ट्रू हमारे पास बन जाती है। इंडेक्स्ड एरे के अगेंस्ट ही हमारी ट्रू बन जाती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मल्टी डायमेंशनल एरे आर द एरे विद नेम्ड की। तो नेम्ड की और मल्टी डायमेंशन की यहाँ पे बात की, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉल्स हमारे पास बन जाएगा, है ना। क्योंकि जो हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरेज होते हैं, ये क्या करते हैं बेसिकली, जो हमारे पास ये मतलब एरे को कंटेन करते हैं अदर एरे के साथ, है जैसे हमने मल्टी डायमेंशन के बारे में पढ़ा हुआ था। तो जस्ट ये उसका नेम्ड की नहीं करता, नेम्ड की कौन स्टोर करता है, हमारे एसोसिएटिव एरे वो स्टोर करने का काम करते हैं। मल्टी डायमेंशन क्या करते हैं, एक से ज़्यादा एरे को स्टोर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अगले वाला मल्टी डायमेंशनल का बन जाएगा और ऊपर वाला हमारे पास किसका बन जाएगा, एसोसिएटिव एरे की डेफिनेशन वो बन जाएगी। तो ऐसे करके ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी। पर आपने नोट करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, एसोसिएटिव एरे आर द एरे विद द नेम कीवर्ड। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं विद प्रैक्टिकल, ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0, तो ये क्या बन जाएगा, हमेशा ट्रू हमेशा बन जाएगा। ठीक है, हमेशा जो एरे होता है या फिर हम इंडेक्स्ड एरे की बात कर लेते हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारा एक कंप्यूटर है वो काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट करता है, तो एरे की जो काउंटिंग होती है वो भी हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से हमारी स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द लेन फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द लेंथ ऑफ एन एरे। तो लेंथ ऑफ एन एरे के लिए हम क्या करते हैं सर, लेन फंक्शन का यूज करते हैं? नहीं, हम किसका यूज करते हैं, काउंट फंक्शन का। देखो सारे छोटे छोटे पॉइंट है पर ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि द काउंट फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द लेंथ ऑफ एन एरे। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं ये सारे। नेक्स्ट है, पीएचपी कैन हैंडल मल्टीपल लेवल ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ये ट्रू हमारे पास बन जाएगी, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है तो यहाँ पे ट्रू, ये हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शंस इन पीएचपी। हम अपने फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं पीएचपी के अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी क्या बन जाएगी हमारी, ट्रू हमारी बन जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज्ड रिपीटली इन अ प्रोग्राम। तो ये स्टेटमेंट भी क्या बन जाएगी हमारे पास, ट्रू हमारे पास बन जाएगी, है ना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ फंक्शन नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि जो आपका फंक्शन नेम है वो हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हमारी बन जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन्फॉर्मेशन कैन बी पास टू अ फंक्शन थ्रू अ मेथड। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या बन जाएगी, फॉल्स हमारे पास बन जाएगी। फॉल्स क्यों होगी, ये लिखा है इन्फॉर्मेशन कैन बी पास्ड टू फंक्शन थ्रू मेथड। तो मेथड के थ्रू थोड़ा ना करते हो आप क्या करते हो, या तो आर्गुमेंट का यूज करते हो या तो आप पैरामीटर का यूज करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास फॉल्स बन जाएगी, तो मेथड नहीं होगा, आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर होता तब ये राइट आंसर बन जाता। नेक्स्ट है हमारे पास, आर्गुमेंट आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी हमारे पास, ट्रू स्टेटमेंट ये बन जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या बन जाएगी, ट्रू हमारी बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, द फॉरम डाटा इज सेंट विद द एचटीटीपी पोस्ट मेथड। तो ये स्टेटमेंट भी क्या बन जाएगी, ट्रू हमारे पास बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, द पीएचपी सुपर ग्लोबल गेट एंड पोस्ट आर यूज टू कलेक्ट फॉरम डाटा। तो देखो डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, गेट और पोस्ट मेथड का यूज करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू बन जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज गेट एंड अंडरस्कोर पोस्ट सुपर ग्लोबल विच मीन दैट दे आर नेवर एक्सेसिबल। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगी। ये जो सुपर ग्लोबल है, तो सुपर ग्लोबल का क्यों हम बोलेंगे, किसी चीज़ को सुपर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सुपर का मतलब क्या होता है कि उसके पास सारे राइट हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये सिर्फ क्या करते हैं, पीएचपी सुपर ग्लोबल आर यूज टू कलेक्ट फॉर्म डाटा, मतलब सॉरी नीचे वाला स्टेटमेंट थी, मतलब गेट एंड पोस्ट सुपर ग्लोबल विच मीन दैट दे आर नेवर एक्सेसिबल। तो नेवर नहीं होगा, दैट दे आर हमेशा एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी पॉइंट में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, गेट इज एन एरे ऑफ ए वेरिएबल पास्ड बाय द यूआरएल पैरामीटर स्टार्ट स्पैन, स्पैन 114, स्पैन 114 एंड स्पैन और 58, जबकि जो आपका पोस्ट इज एन एरे ऑफ वेरिएबल पास्ड बाय द एचटीटीपी पोस्ट मेथड। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ट्रू हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि गेट में क्या होता है, गेट में जो आपके वेरिएबल होते हैं वो आपको वैसे के वैसे ही देखने को मिल जाते हैं, बल्कि जो आपका पोस्ट होता है उसमें जो वेरिएबल होते हैं वो एरे के वे में पास किए जाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट हमारी ये बन जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंफॉर्मेशन स्टैंड फ्रॉम द गेट मेथड इज नॉट विजिबल टू एनीवन। तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि मैंने ये बताया था आपको कि गेट फंक्शन के थ्रू या फिर मेथड के थ्रू कोई भी डाटा आप भेजते हो तो वो डाटा सभी देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये गलत हमारे पास बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गेट हैज लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी सेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी हमारे पास, ट्रू बन जाएगी, क्योंकि मैंने ये बोला था कि जब आप पोस्ट की बात करते हो तो पोस्ट में आप डाटा अनलिमिटेड भेज सकते हो,
अनलिमिटेड आप डाटा भेज सकते हो, पर गेट में हमारे पास क्या होती है, लिमिट होती है कि आप इतना ही डाटा वहाँ पे भेज सकते हो। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी आप बताएंगे नीचे कमेंट करके कितने आपके यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हुए हैं, जितने आप भी आज आपने आज पढ़े हुए हैं पीएचपी के। इससे ये पता लग जाएगा कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो आपको याद है कि नहीं है ना, जितने आपने चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं अभी तक, आपको कितनी चीज़ें क्लैरिफाई हैं, और जितने ये सारे क्वेश्चन हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। तो इनको आपने क्या करना है, कॉपी पे अच्छे ढंग से नोट्स के वे में इनको लिख लेना है। जो ट्रू है, जो फॉल्स है वो ट्रू क्यों है, कोई फॉल्स है तो वो क्यों है ना, इसमें आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें भूली हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद करनी है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट कर लेना है। चलो आपके लिए होमवर्क देना है, तो होमवर्क मैं यहाँ पे देता हूँ। ये आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क रहेगा। आप एक सिंपल सा मुझे होमवर्क बताएंगे। आप मुझे बताएंगे कि पीएचपी के फाउंडर कौन है। ठीक है, यहाँ से पता नहीं कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीएचपी के फाउंडर कौन है, और जो पीएचपी जो हमारे पास लैंग्वेज है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि पीएचपी में जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं तो फंक्शंस में एंट्री कंट्रोल फंक्शन कौन है। एंट्री कंट्रोल हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं, है ना, या फिर फंक्शन बोलो या फिर मेथड बोलो या फिर स्टेटमेंट बोल लो। ठीक है, तो एंट्री कंट्रोल फंक्शन नहीं लिखो तो इसको आप स्टेटमेंट लिख लो तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सी है हमारे पास, और एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सी है। इसको मैं हमेशा एग्जिस्ट लिख देता हूँ ना, एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट। तो आपके लिए तीन ये होमवर्क रहेंगे। पीएचपी के फाउंडर कौन थे, एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, और एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, है ना, मतलब उसका आप नाम बताएंगे उस स्टेटमेंट का कि क्या उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी फिर भी कोई डाउट है आपके मन में, कोई क्वेरी वगैरह रहती है तो काइंडली आप कमेंट करके पूछ सकते हो।